नमस्कार भावी शिक्षकों। आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। एक सख्त और डिटेल ओरिएंटेड बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी प्रोफेसर के तौर पर मेरा आज एक ही लक्ष्य है, लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम निर्योग्यताओं के टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करना। आज हम केवल सतह को नहीं छुएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इस पूरे सिलेबस का एक एक पॉइंट बिना कुछ छोड़े विस्तार से समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीईटी और सीटीईटी एग्जाम की जान है और यहीं से सबसे ट्रिकी सवाल बनते हैं। तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, हम हर एक परिभाषा, हर एक लक्षण और उसके पीछे के कारणों को वास्तविक क्लासरूम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 6 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे परिभाषा और मूल अवधारणाओं से, फिर इसके इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके बाद DSM-4 वर्गीकरण, विशिष्ट विकारों का पूरा ब्रेकडाउन, ADHD और ऑटिज्म जैसे सिंड्रोम, और अंत में इनके कारण और हमारी क्लासरूम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं, परिभाषा और इसके कोर कॉन्सेप्ट्स। आखिर ये अक्षमता है क्या? देखिए, अधिगम निर्योग्यता का बहुत ही सीधा सा मतलब है सीखने की क्षमता का ना होना। बच्चा बोलने, पढ़ने, लिखने या मैथ्स में पिछड़ जाता है। पर एक बात मैं एकदम क्लियर कर दूं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है तो ये कोई मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ना ही ये कोई नज़र का कमजोर होना है या फिर कोई कल्चरल बैरियर है। बिल्कुल नहीं। दरअसल यह दिमाग की काम करने की प्रक्रिया में एक तरह की रुकावट है, एक ब्रेन डिसफंक्शन है जो पूरी तरह से आंतरिक और जीवन भर रहने वाला होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज का इतिहास। इस टाइमलाइन को तो अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। कहानी शुरू होती है 1881 में, जब ऑस्वाल्ड बरखान ने सबसे पहले डिस्लेक्सिया की पहचान की थी। फिर 1927 से 1939 तक कर्ट गोल्डस्टीन ने प्रथम विश्व युद्ध के उन सैनिकों पर स्टडी की जिनके दिमाग में चोट लगी थी। इसी काम को 1939 में स्ट्रॉस ने आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दिन कौन सा था? वो था 6 अप्रैल 1963, जब सैमुअल किर्क ने शिकागो की एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया। सच मानिए, इस एक पल ने स्पेशल एजुकेशन की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है DSM-4 द्वारा किए गए क्लासिफिकेशन और इन विकारों के लक्षण। 1994 में आई DSM-4 ने इन डिसेबिलिटीज को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांट दिया। पहली है एकेडमिक, जहां बच्चे को पढ़ने, लिखने या मैथ्स में दिक्कत आती है। दूसरी है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की समस्या। क्या आपने क्लास में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा हकलाते या बच्चों जैसी बेबी टॉक करते देखा है? ये वही है। और तीसरी कैटेगरी है मोटर स्किल्स। मान लीजिए एक बच्चा अपने जूतों के फीते नहीं बांध पा रहा है या सुबह स्कूल आते समय अपनी शर्ट के बटन लगाने में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सीधे तौर पर फिजिकल मोटर स्किल्स से जुड़ी डिसेबिलिटी है। तो अब सवाल उठता है कि एज अ टीचर आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? अपनी क्लास में इन खास लक्षणों पर हमेशा नजर रखिए। क्या कोई बच्चा लगातार इमोशनली अनस्टेबल रहता है? क्या वो छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाता? और अगर इन मानसिक लक्षणों के साथ साथ आप देखते हैं कि उसकी फिजिकल मूवमेंट बहुत स्लो है और स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक रेड फ्लैग है कि उस बच्चे को आपकी खास मदद की जरूरत है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे हाई यील्ड सेक्शन पर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स का ब्रेकडाउन, या जिसे मैं डिस फैमिली कहना पसंद करता हूं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए एक मास्टर की है। आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि कौन सा डिस किस प्रॉब्लम से जुड़ा है। मैथ्स के कैलकुलेशन में दिक्कत है, वो डिसकैलकुलिया है। स्पेलिंग में लगातार गलतियां हो रही हैं, वो डिसऑर्थोग्राफिया है। डिसलेक्सिया का संबंध सीधे तौर पर पढ़ने से है, डिसग्राफिया लिखने से, और डिस्फेजिया बोलने या भाषा से जुड़ा है। आपको इन सभी के बीच का अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जरा डिसलेक्सिया को गहराई से समझते हैं। 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने इसे वर्ड ब्लाइंडनेस यानी शब्द अंधता कहा था। इसमें होता क्या है कि दिमाग में विजुअल सिग्नल्स का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे लेटर्स फ्लिप हो जाते हैं। तारे जमीन पर का ईशान याद है आपको? उसके लिए 10 TEN नहीं बल्कि NET नेट बन जाता था। ये कोई बहाना या शरारत नहीं है, ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसे पहचानने के लिए एलिना बॉर्डर का बोर्डर टेस्ट यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल क्लासरूम की बात करें तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की नोटबुक देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे। उनके लेटर्स का साइज बहुत अजीब होगा, वो कहीं भी कैपिटल लेटर्स घुसा देंगे। और डिस्कैलकुलिया, उसमें बच्चा सिर्फ मैथ में वीक नहीं होता, उसके ब्रेन का कॉर्टेक्स बोरोइंग या हासिल लेकर घटाने जैसे बेसिक लॉजिक को ही प्रोसेस नहीं कर पाता। 45 में से 23 घटाना उनके लिए सिर्फ एक गलती नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल बैटल होता है।
एक और जगह जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है अफेजिया और डिस्फेजिया। ध्यान से सुनिए, अफेजिया ब्रेन डैमेज की वजह से होने वाला एक बहुत सीरियस ब्लॉक है। इसमें दिमाग प्रिंटेड शब्दों का मतलब ही नहीं समझ पाता या पहचानी हुई चीज का नाम तक याद नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर डिस्फेजिया में बच्चा समझ तो सब रहा है, लेकिन जब उसे अपनी बात बोलकर एक्सप्रेस करनी होती है तब उसे भयंकर संघर्ष करना पड़ता है। और सेंसेस की बात चली है तो इसे भी समझ लें। स्कोटोपिक सेंसिटिविटी सिंड्रोम को आप एक तरह का सेंसरी ट्रैफिक जाम समझ सकते हैं। इसमें दिमाग एक साथ देखने और सुनने वाली चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। और डिस्प्रेक्सिया, इमेजिन कीजिए एक बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है और वो एक बहुत ही धीमी गति से आती हुई बॉल को भी कैच नहीं कर पाता। लोग उसे अनाड़ी या क्लमजी कह देते हैं, पर असलियत में उसका दिमाग उसकी मसल्स के साथ सही तालमेल ही नहीं बिठा पा रहा होता है। हमारा 5वां सेक्शन है ADHD, ऑटिज्म और उनसे जुड़े सिंड्रोम। ये आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फीडबैक लूप बड़ा ही खतरनाक होता है। नर्वस सिस्टम की वजह से बच्चे में ध्यान की भारी कमी होती है। इस वजह से वो फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस या बेचैन हो जाता है। वो अपनी बारी का इंतजार ही नहीं कर सकता और इसी का नतीजा होता है कि वो क्लास में शोर मचाता है और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। उन्हें डांटने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग और प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है। अब ऑटिज्म को देखते हैं। अगर कोई 3 साल का बच्चा आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, वो जाने पहचाने चेहरों को भी नहीं पहचान पा रहा और एक ही बात या हरकत को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप ऑटिज्म के लक्षण देख रहे हैं। इसके विपरीत एक कंडीशन होती है हाइपोटोनिया, जिसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल्स ठीक से पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए बच्चा एकदम ढीला ढाला सा बैठा रहता है। 2 और टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया। इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हाइपरलेक्सिया बहुत रेयर है, इसमें बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के ही बहुत एडवांस्ड लेवल की चीज़ें पढ़ लेता है। और इसके ठीक उलट होता है एलेक्सिया। ये जन्म से होने वाली एक बहुत ही सीरियस डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा चाहकर भी कुछ पढ़ ही नहीं पाता। और अब हम अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं। इनके कारण क्या हैं और क्लासरूम में आप कौन सी एजुकेशनल इंटरवेंशन तकनीकें यूज करेंगे। ये डिसेबिलिटीज आखिर होती क्यों हैं? इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला है बायोलॉजिकल या जैविक कारण, खासतौर पर जेनेटिक्स। हलाहान, डोलान, विल्सन और गालाबुर्दा जैसे एक्सपर्ट्स इसे ही मुख्य मानते हैं। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, इंगलमैन की परसेप्चुअल डेफिसिट थ्योरी, या फिर बचपन में सही ढंग से ना पढ़ाए जाने की वजह से होने वाली दिक्कतें, जिन्हें एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन थ्योरी में समझाया गया है। तो अब एक टीचर के तौर पे आप करेंगे क्या? बच्चे को फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए आपको सक्सेस ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी होगी। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। किसी भी मुश्किल काम को छोटे छोटे और आसान स्टेप्स में तोड़ दीजिए। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए टीच मेथड यूज करें और डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को मैथ्स रटाने के बजाय रियल लाइफ फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करके समझाएं। तो भावी शिक्षकों, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब आपके पास इन सब चीजों की डीप नॉलेज है, तो जब आप अपनी पहली क्लास में जाएंगे तो उस सबसे पीछे बैठे हुए शांत या लापरवाह समझे जाने वाले बच्चे की उस खामोश लड़ाई को आप कैसे पहचानेंगे? उनके संघर्ष को समझना और दूर करना ही आपका सबसे बड़ा फर्ज है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें और एक बेहतरीन टीचर बनने की तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।